नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल पर। मैं आपको बता दूं, जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो अपना उस टॉपिक में था संसद। अब हम संसद का नेक्स्ट पार्ट एक अंक पढ़ेंगे, राज्यसभा। तो इधर देखिए हम पढ़ते हैं आज राज्यसभा। आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के अंदर कि राज्यसभा की क्या संरचना होती है, क्या गठन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। हम देखते हैं राज्यसभा को और किन नामों से जाना जाता है। राज्यसभा के अन्य नियम, राज्यसभा को अन्य नामों से जानते हैं तो हम इसे कहते हैं स्थायी सदन, स्थायी सदन, बड़ों का सदन, उच्च सदन। तो राज्यसभा को हम किन नामों से जानते हैं? स्थायी सदन, बड़ों का सदन, उच्च सदन। ये राज्यसभा के हमारे नाम है। तो देखो, स्थायी सदन का मतलब क्या होता है? स्थायी सदन का मतलब होता है कि इसका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा का स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसका कभी विघटन नहीं होता। इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, 2 साल बाद रिटायर। ठीक है। राज्यसभा का जो स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसका कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर होते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष माना गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष माना गया है। ठीक है। ये आपको मैं बताता हूं कि भंग नहीं किया जाता। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं, परंतु राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल लेते हैं अपने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह वर्तमान में अपने राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है। मनमोहन सिंह वर्तमान में अपने राज्यसभा के सांसद है। तो ये क्या है कि राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं तो इनका क्रम है कि हर 2 साल बाद इनकी सीट मतलब क्रम से चलता रहता है, उनका रिटायरमेंट होते रहते हैं। जैसे अपने राज्यसभा में 10 सदस्य है तो 10 सदस्य में हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ये भंग नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। बड़ों का सदन हम इसलिए मानते हैं कि इसमें क्या होते हैं? वरिष्ठ लोग होते हैं जिनको मतलब हर फील्ड में, हर क्षेत्र में व्याख्याता होते हैं। तो इसके लिए एज लिमिट की गई है हमारे पास 30 वर्ष कि कम से कम 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद ही हम राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। यही उच्च सदन में आ गया कि कम से कम 30 वर्ष से उम्र जिसकी अधिक है वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ये तो थे राज्यसभा के अन्य नाम। अब राज्यसभा का एक नाम अपने चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, ये नाम राज्यसभा में 1954 से पहले इस नाम से जाना जाता था। 1954 से पहले इस नाम से जाना जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट संविधान में। 1954 के बाद हमें राज्यसभा नाम दिया गया और यह स्वीकार कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह राज्यसभा नाम स्वीकार किया गया। ये तो थे राज्यसभा के नाम। अब अपने आगे देखते हैं।
राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटें पहले अपने जानते हैं, कुल सीट कितनी है। कुल सीट, वर्तमान सीट। तो कुल सीट है अपने पास 250, मतलब अधिकतम या कुल सीट टोटल अपने पास 250। वर्तमान सीट है 245। वर्तमान सीट अपने पास 245। 250 में से देखो 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। इसी प्रकार 245 में से 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। ठीक है, कुल सीट अपने पास 250, उसमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत, मतलब अधिकतम सीटें हैं। और वर्तमान सीट है 245, जिसमें से 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। अपने इसको एक बार छोड़ देते हैं, अपने इस चीज पे चर्चा करते हैं जो वर्तमान सीट है। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए 233 सीट है, इसमें से 225 प्लस 8, 225 प्लस 8, 225 सीटें होती है राज्यों से और 8 होती है संघ शासित प्रदेश, मतलब यूटी, संघ शासित प्रदेश। 225 सीटें राज्यों से निर्वाचित होगी, 8 संघ शासित प्रदेश से। और मनोनीत कौन करता है? अपना राष्ट्रपति, बाई प्रेसिडेंट। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो अपने पहले इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो इसमें से 225 प्लस 8 12, ये है अपनी निर्वाचित और 12 है मनोनीत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निर्वाचित कैसे होता है। तो पहले एक बात और अपने नोट करते हैं, इधर देखते हैं कि निर्वाचन, भारत में निर्वाचन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो पहले अपने बात करते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा होता है। देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें जनता द्वारा, अपने द्वारा वोट डालकर प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में अपने कौन कौन से क्षेत्रों में वोट डालते हैं? तो देखो लोकसभा की सीटों पर अपने मतदान करते हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा, पंचायती शासन, पंचायती शासन और शहरी या नगर पालिका शासन। तो देखिए ये 4 है। लोकसभा की जो सीटें होती हैं उन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधानसभा की सीटों पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पंचायती राज में पंच, सरपंच, डायरेक्टर जो भी उन पे हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। और ये गांव के लिए, ये शहरों के लिए, शहरों में पार्षद है उनके चुनाव इस प्रकार डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। इन सभी के अलावा जो भी निर्वाचन होगा उसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बात कि इन चारों के अलावा कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आए तो उस पर आप डायरेक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर देना। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं, मतदान या वोट करते हैं। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में
लोकसभा की सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, विधानसभा की सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, पंचायती राज में होता है और उसी प्रकार शहरी या नगर पालिका में होता है। इन चारों के अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन कहीं नहीं होता है। जो बाकी क्षेत्र बच गए उनमें होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा में होते हैं एमपी जिसे सांसद कहते हैं, विधानसभा में एमएलए और पंचायती राज में पंच, सरपंच, डायरेक्टर और इसमें पार्षद, ये होते हैं इस प्रकार। ठीक है, पता चल गया अपने को निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब अपने यहां चर्चा करते हैं ये जो 225 और 8 233 है टोटल, तो इनमें चुनाव कौन डालता है? यहां हमारे द्वारा चुने प्रतिनिधि अर्थात एमएलए 233 सीटें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की है, तो उसके अंदर जितनी भी राज्य अपने 28 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, उन विधानसभा के सदस्य जिन्हें हम कहते हैं एमएलए, वो यहाँ पे वोट डालकर निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो ये अपना था अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पता लगा कि 233 जो सीटें, सॉरी 233 245, 225 प्लस 8 निर्वाचित है, 225 क्या है? राज्यों से 8 संघ शासित प्रदेश है। टोटल अपनी 233 राज्य है, 28 और यूटी अपनी 3। इनके विधानसभा के एमएलए यहाँ पे वोट डालते हैं, वो निर्वाचित करते हैं। कौन सा निर्वाचन है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अब हम देखते हैं मनोनीत। ठीक है, मनोनीत में क्या है? मनोनीत कौन करता है? इनको राष्ट्रपति करता है। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किन क्षेत्रों में करता है? तो ये हमें याद रखना होगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद रखना हमेशा ही, सावी कसम। स का मतलब साहित्य, सा का मतलब, वी का मतलब विज्ञान, क का मतलब कलम, सम का मतलब समाज सेवा। राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों में मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं अपने खेल कूद के बारे में। जिस प्रकार से राज्यसभा के सांसद खेल कूद के क्षेत्रों में सचिन तेंदुलकर है और MC मेरी कॉम है, तो उन्हें खेल को किस में मापा गया है? खेल को कला के क्षेत्र में माना गया है, क्योंकि खेल भी एक कला है, उसको आर्ट में माना गया है। खेल का अलग से इसमें कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ 4 ही क्षेत्रों में होता है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। जो भी एक्टिविटीज होती है कला, उसको खेल को अपने कला में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये थी अपने राज्यसभा की सीटें कि वर्तमान सीट है 245, जिसमें से 233 निर्वाचित होती है, 225 राज्यों से, 8 संघ शासित। ये भी कौन कौन सी है देख लो अपने। 8 होती है दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जेके से कितनी है? 4। अपने फिलहाल 9 यूटीज है, जिसमें से ओनली और 3 यूटी की ही राज्यसभा की सीटें होती है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जेके जम्मू कश्मीर से 4 सीटें। नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं, आरक्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीटें पढ़ ली, अब आरक्षण क्या है राज्यसभा में? SC व ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके बारे में राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। संविधान के अंदर राज्यसभा का आरक्षण SC व ST जातियां या इनके क्षेत्र का कोई भी आरक्षण नहीं है। इनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, जो मैंने पहले आपको बताया था कि 1/3, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, हर 2 साल बाद रिटायर। ठीक है, अब अपने देखने हैं कि जो इसके सदस्य बनते हैं उनकी योग्यताएं क्या है। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, तो पहली
भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आज कोई भारत का नागरिक है, वो जाके कहीं विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वो भारत की नागरिकता को तो त्याग देगा, उसके बाद वापस आने के बाद वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और राज्यसभा का सदस्य उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तब तक, जब तक उसे भारत की नागरिक का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, तब तक इसका कोई भी सदस्य इस राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट की एज लिमिट हमने पहले ही चर्चा की है कि राज्यसभा की बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट, पागलपन न हो, पागलपन न हो कि मतलब पागलपन कि वो अपने ऐसी वैसी हरकतें नहीं करता हो, उसके दिमाग सनकी नहीं हो कि अगर सदस्य बन जाए, राज्यसभा में बैठ जाए, वो अलाप शनाप बातें करता हो, तो वो पागलपन का शिकार होता है। और अगर उसे मेडिकल प्रूफ में पागलपन का प्रमाण पत्र अगर दे दिया जाता है तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, आगे दिवालियापन इसे कहते हैं बैंकक्रप्ट का मतलब कि अगर किसी के ऊपर बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है और उसको उसने चुकाया नहीं है और उस पर उसका बैंक का मतलब कर्जा बाकी है, तो वह दिवालियापन की श्रेणी में आता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। एग्जाम्पल जैसे विजय माल्या, जिसे भारत सरकार ने उसका दिवालिया घोषित किया है कि जिसका बैंक का ऋण अभी तक बाकी पड़ा है, तो वह राज्यसभा का किसी भी हाल में सांसद नहीं बन सकता। अगर यह अपना पूरा ऋण चुका देता है, सुप्रीम कोर्ट इसे अनुमति दे देती है कि यह अब दिवालियापन की श्रेणी से बाहर है, तो यह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो मीन्स कि किसी दूसरे प्रॉफिट, जो भारत सरकार की ऐसी कोई भी नौकरी हो जिसमें एक तो वह राज्यसभा सदस्य का वेतन ले रहा है, यह भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा, कोई भी संस्थान से वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसे गवर्नमेंट के द्वारा डबल तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसे 2 जगह से तनख्वाह मिल रही है तो उसे राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अगर जांच में पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कि जहां से आप निर्वाचित होकर आ रहे हो, उस राज्य की निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, जहां से आप निर्वाचित होकर आ रहे हो उस राज्य की निर्वाचन सूची में आपका नाम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह, अपने चर्चा की है मनमोहन सिंह वैसे तो है पंजाब से, मनमोहन सिंह वैसे तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, परंतु वर्तमान में वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है। तो राजस्थान की निर्वाचन सूची में मनमोहन सिंह जी का नाम है, इसी आधार पर वो आगे मतलब राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तो ये था अपना कि देखो आरक्षण एससी व एसटी को राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है। इसका कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष होता है, जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसकी योग्यता क्या है राज्यसभा के सदस्य बनने की? वह भारत का नागरिक हो, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह पागलपन का शिकार न हो, वह दिवालियापन भी घोषित न हो, किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, और उस जहां से निर्वाचित हो रहा है उस स्टेट के अंदर उसकी निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। अगर जैसे ये पागलपन, दिवालियापन, इनका पागलपन है, अगर ये चुन लिया जाता है राज्यसभा के अंदर, इसको चुन लिया जाता है,
यह वहां की जब मीटिंग होती है उसके अंदर अपनी पागलपन की हरकतें करता है, तो इस हरकतों को कहां पे भेजा जाता है? इस हरकतों की इसकी शिकायत की जाती है राष्ट्रपति के पास। इसकी शिकायत की जाती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इसको कहां के लिए जांच के लिए सौंपता है? भारत के निर्वाचन आयोग को। राष्ट्रपति कहां से रिपोर्ट मांगता है? निर्वाचन आयोग को। क्यों? क्योंकि जब इसने राज्यसभा का सदस्य बना था तो अपना जो निर्वाचन प्रमाण पत्र था, निर्वाचन आयोग के लिए जब अपना निर्वाचित होने के लिए अपना जो फॉर्म भरा था वो निर्वाचन आयोग के पास भरा था। तो राष्ट्रपति इसको कहेंगे कि इसका फॉर्म देखो, इसकी डिटेल मिलाओ, इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है। जहां इसकी कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सूचित करता है, तो राष्ट्रपति फिर इसको यहां से निर्वाचन आयोग की सिफारिश से इसको बर्खास्त कर सकता है। तो अपना क्वेश्चन आता है कि कोई पागलपन का शिकार है, संसद का सदस्य बनने, राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद उसे कौन हटा सकता है? तो आप उसका आंसर लिखना निर्वाचन आयोग की सहायता से राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सिफारिश या सहायता से राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये था राज्यसभा आरक्षण कार्यकाल योग्यताएं। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो मेंबर है वो अपने क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए अपने पास है 245 मेंबर, वर्तमान में अपने पास 245 मेंबर है। तो अपने मानते हैं कि आप मुझे जैसे 200 लोग आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, टोटल मेंबर है 245, आप 200 मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो अपने देखते हैं, ये यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ओके, ये आप सामने यहां पे बैठे हो, ठीक है, यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सामने आपके और ये आप में बैठे हो, मतलब ये एक क्लासरूम अपना, ठीक है। जो यहां पे मैं भूमिका में है वह भूमिका होती है सभापति की। राज्यसभा में जो मुख्य भूमिका होती है सामने वो किसकी होती है? सभापति। सभापति पे कौन विराजमान होता है? उपराष्ट्रपति। कौन नियुक्त होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये सभापति थे, ये इस पे कौन था? उपराष्ट्रपति। इसके सामने अपने जो क्लास बैठी है, यहाँ पे राज्यसभा के सांसद बैठते हैं, राज्यसभा के सांसद बैठते हैं। तो आपने देखा है कि अपने क्लास के अंदर क्या है, एक हेड होता है, अपने मॉनिटर बनाते हैं। उसी प्रकार इन राज्यसभा के मेंबरों में भी एक हेड होगा। क्या होगा? हेड, जिसे हम कह देते हैं लीडर, और अपनी कक्षा में क्या कहते थे? मॉनिटर। तो यहां राज्यसभा का वो हेड कौन होगा? सदन का नेता, जिसे हम कहते हैं सदन का नेता। तो करंट टाइम अपने लोकसभा में सरकार किसकी है? लोकसभा के अंदर सरकार है बीजेपी की। किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो यहां पे डेफिनेटली है कि बीजेपी का ही कोई मेंबर यहां पे सदन का नेता होगा। तो यहां पे सदन का नेता वर्तमान में है थावरचंद गहलोत, वर्तमान में है थावरचंद गहलोत। ये राज्यसभा के अंदर हेड ऑफ लीडर सदन का नेता है थावरचंद गहलोत। ये दलित समुदाय से एमपी से है। और इंपॉर्टेंट बात, जो भी सदन का नेता होगा वह मंत्री होगा, मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। यह जरूरी है कि जो सदन का नेता होता है वो ऑफकोर्स मंत्री होता है। अब अपने देखा है कि क्लास में जब एक मॉनिटर होता है तो उसके विपक्ष में कुछ होते ही है, नॉर्मल बात है। तो इस पूरी क्लास के अंदर, मतलब राज्यसभा का जो ये सदन है, इसके अंदर अगर सदन है तो इसके सदन का क्या होगा? सदन का नेता है तो सदन में क्या होगा? विपक्ष का नेता। ये पक्ष के नेता थे तो सदन में क्या होगा? विपक्ष का नेता। देखो, पहले जब 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, उस समय सदन में विपक्ष का नेता का कोई प्रावधान नहीं था कि उसे कितनी सीटें हो, कौन बनेगा, ये कोई प्रावधान नहीं था। 1977 में बताया गया है कि सदन के अंदर, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी कुल सीट का 10% यानी 1/10 सीट होना आवश्यक है उस पार्टी की जिसको सदन में विपक्ष का नेता बनना है।
जैसे अपने सीटें हैं राज्यसभा में 245, तो 245 का 10% लगभग 25, कि जिस पार्टी के पास 25 सदस्य है कम से कम, उसको सदन में विपक्ष का नेता देते हैं। कम से कम 25 होने चाहिए। ऐसे मतलब अलग अलग पार्टियों, किसी के पास 27 है, किसी के पास 32 है, किसी के पास 41 है, तो नॉर्मल बात है कि 41 वाला सदन में विपक्ष का नेता होगा। परंतु कम से कम शर्त यह रखी है कि 25 सीट उसके पास होने पर ही वह विपक्ष का नेता होता है। तो राज्यसभा में सदन में विपक्ष का नेता वर्तमान में है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, और बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है। सदन का नेता थावरचंद गहलोत, ये जिस पार्टी से जिसका लोकसभा में बहुमत हो, सरकार हो, उसका सदन का नेता, और सदन में विपक्ष का नेता होता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद जो है जम्मू कश्मीर से। ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि ये तो 200 मैंने मानी है संख्या कोई, ये मतलब 245 मेंबर है टोटल राज्यसभा के, उनमें से जो हेड होता है वो होता है सभापति, जिसे हम कहते हैं उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। वर्तमान में उपराष्ट्रपति अपने वेंकैया नायडू, ये राज्यसभा के सभापति है। ठीक है। अब अपने चर्चा कर लेते हैं कि ये सभापति है, तो इन्हीं सदस्यों में से एक उपसभापति भी होगा, एक उपसभापति। उपसभापति ये अपने सदस्य अपने में से ही किसी सदस्य का चुनाव करते हैं। तो वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। तो अपने सभापति है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो यहाँ पे सभापति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। परंतु जो ये उपसभापति है इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो सभापति है वो इस सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि उपसभापति इसका सदस्य होता है। तो इसलिए इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। तो अपने ये देख लेते हैं कि सभापति, तो अपना प्रथम सभापति जान लेते हैं। कौन है अभी प्रथम सभापति? सोचिए आप भी। तो अपने सोचते हैं कि आपने को पता है कि सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। इनको तो अपने जानते हैं, इनके जन्मदिन पे क्या मनाते हैं अपने? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में ही मनाया जाता है। ओके। अब अपने पढ़ लेते हैं उपसभापति। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। प्रथम उपसभापति कौन थे? प्रथम उपसभापति थे कृष्णमूर्ति राय। प्रथम उपसभापति थे अपने कृष्णमूर्ति राय। शक्तियां, राज्यसभा के पास मुख्य रूप से 2 शक्तियां हैं। सबसे पहले हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। यह अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के अंदर है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 रूप से होती है। कौन कौन सी? IAS, IPS, IFS। ये होता है इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवाएं। ये होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवाएं। ठीक है। इन तीनों सेवाओं के अलग कोई भी नई सेवाएं, अखिल भारतीय नई सेवाएं अगर सर्जन करनी है तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा
में ही आएगा, उसका सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा। यहां से पारित होने के बाद वह लोकसभा में जाएगा और उस पर संसद कानून बनाएगी। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर पावर किसकी है? राज्यसभा कि राज्यसभा के अंदर अगर नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन करना है तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। यहां से पारित होने के बाद ही नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन हो सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय महत्व के विषय कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय आर्टिकल 249 राष्ट्रीय महत्व के विषय आर्टिकल अनुच्छेद 249 के तहत इसके अंदर अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रहित के लिए कोई नया कानून बनाना है, राष्ट्रीय महत्व का विषय में अगर राज्य के अंदर राष्ट्रहित के लिए कोई नया कानून बनाना है तो राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व का विषय आर्टिकल 249 राज्य के अंदर कोई राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रीय महत्व स्मारकों जो भी कोई नया कानून बनाना है तो राज्यसभा के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा में उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन सकता है। तो ये राज्यसभा की दो पावर्स है इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय सेवाएं और राष्ट्रीय महत्व विषय के। तो आर्टिकल याद रखना अपने 312 और 249। अब कुछ आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं जो अपने लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पीछे जो कुछ चीजें बची है वो आपको मैं विस्तार से बताता हूं। लास्ट का सारांश देखते हैं अपने क्या क्या है। तो राज्यसभा में अपने सीटें हैं 245। क्लियर। कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। आर्टिकल कौन सा भी आर्टिकल बताया था 80। अनुसूची 4 नंबर। राज्यसभा की सीटों का वर्गीकरण अनुसूची 4 में दिया है जो जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो ये था अपना कार्यकाल 6 वर्ष, टोटल सीटें 245। अनुच्छेद 80 के अंदर इसका वर्णन है, अनुसूची 4 में इसकी सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो अब अपने देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें किसमें हैं। सबसे ज्यादा सीटें यूपी 31, उत्तर प्रदेश में कितनी है 31, और सबसे कम सीटें हैं, कम सीटों के लिए 8 राज्य व 1 संघ शासित राज्य है। ठीक है, 8 राज्य है और 1 संघ शासित राज्य 9 है, उनमें एक एक सीटें हैं। तो इन 8 राज्यों को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूं आपको। देखो 8 राज्य कौन से हैं। आपने 7 सिस्टर का नाम सुना होगा जो पूर्वांचल के राज्य है। 7 सिस्टर प्लस 7 सिस्टर हो गए और एक हमारे पास बच गया गोवा। गोवा काउंट कर लेना है और प्लस 1 संघ शासित है अपने पास पुडुचेरी। क्लियर। कि सबसे कम सीटें हैं कितने स्टेटों में टोटल 9, जिसमें से 8 स्टेट और 1 यूटी। तो 7 सिस्टर याद करने की एक ट्रिक होती है तमन्ना। याद हो जाएगा, हर कोई किसी की तमन्ना होती है। तो 7 सिस्टर मतलब तमन्ना, आपकी क्या तमन्ना है वो नहीं, यहां देखना है कि हमारी क्या तमन्ना। इस टॉपिक के अंदर तमन्ना का क्या मतलब है। टी का मतलब त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय, नागालैंड, असम। ठीक है, ये 7 सिस्टर है। परंतु राज्यसभा की सीटों में एक बात का ध्यान रखना है, ये जो अपना एक असम है ना, ये असम काफी बड़ा है, तो इसमें जनसंख्या ऐसा हिसाब से काफी सीटें, तो इस असम की जगह हमें एक पहाड़ी राज्य ऊपर वाला कौन सा लेना है, सिक्किम। ओके, तो कौन कौन सी 7 सिस्टर तमन्ना नाम याद हो गया? टी का त्रिपुरा, ए का अरुणाचल, एम का मणिपुर, एम का मिजोरम, एम का मेघालय, एन का नागालैंड, ए का असम। परंतु असम की जगह अपने पास क्या है, सिक्किम, साथ ये 8वां गोवा और 9वां पुडुचेरी। ओके, ये सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 31, सबसे कम सीटें हैं 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश। अपने राजस्थान में भी, अपने राजस्थान में कितनी है, 10। ओके, अब आपको मैं बता देता हूं, लगभग कंप्लीट हो गया। एक ट्रिक और है कि अपने राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य हैं जो पीएम बने हैं। राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य हैं जो पीएम बने हैं? लोकसभा के बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो ज्यादातर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अपने राज्यसभा के सदस्य देखते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है, इंद्रदेव गुम हो गए। याद हो जाएगी ना ट्रिक, इंद्रदेव गुम हो गए। ई का इंदिरा गांधी, ओके। देव का देवगौड़ा साहब, देवगौड़ा मतलब HD देवगौड़ा। गु का गुजराल साहब मतलब आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। और एम का मनमोहन सिंह। अभी तक अपने 4 सदस्य हैं राज्यसभा के, जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए पीएम बने हैं। ट्रिक देखो, इंद्रदेव गुम हो गए, ई से इंदिरा गांधी, दे से देवगौड़ा और गु से गुजराल और एम से मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये था लगभग राज्यसभा का टॉपिक। और एक टिप बता देता हूं, इसमें कोरम 1/10, जिसके 245 का 10% होता है 25। ओके, तो ये अपना राज्यसभा यहाँ कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको हर टॉपिक में मिलती जाए। ओके, धन्यवाद।